नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं मनीष शर्मा। 18वीं लोकसभा शुरू होते ही पक्ष विपक्ष के बीच गतिरोध के वो दृश्य ताजा हो गए जो 17वीं लोकसभा में रह रहकर देश को बार बार देखने पड़े। इस बार तनातनी प्रोटेम स्पीकर के चयन से ही शुरू हो गई, यानी शुरुआत से ही शुरू हो गई तनातनी, और अब रेगुलर स्पीकर के चयन तक वो आठनी है। बताया जा रहा है कि सत्ता पक्ष की ओर से कमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संभाल रखी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी फोन पर बातचीत हुई। स्पीकर के लिए साथ आने पर सहमति भी दे दी गई, लेकिन विपक्ष ने डेप्यूटी स्पीकर पर वैसी सहमति मांग डाली पक्ष से जैसी वो स्पीकर के लिए चाह रहे थे। इसके लिए परंपरा का भी हवाला दे लिया। बस यहीं से सरकार और विपक्ष के बीच फिर से खींचतान शुरू हो गई और एनडीए सरकार बनने के बाद से जिस आपसी सहमति पर जोर दिया जा रहा था वो टूट गई। दिलचस्प बात यह है कि अब डेप्यूटी स्पीकर के बहाने स्पीकर का चुनाव होगा। हालांकि कांग्रेस प्लस के पास बहुमत नहीं है, लिहाजा एनडीए के उम्मीदवार ओम बिरला का स्पीकर बनना लगभग तय है। लेकिन इस सियासी जोर आजमाइश के अपने मायने होंगे लोकसभा सदन में, जो लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में देखी जाएगी। तो आपसी सहमति ना बनने, पक्ष विपक्ष में भरोसे के अभाव और सदन में तनातनी पर यह विशेष प्रोग्राम। सबसे पहले आपको इससे जुड़े ग्राफिक्स दिखाते हैं। तो कैसे चुना जाता है लोकसभा स्पीकर? संविधान के अनुच्छेद 93 में इसका उल्लेख है। क्यों अहम है लोकसभा स्पीकर? समझें कार्यशक्तियां। स्पीकर सदन के संवैधानिक प्रमुख होते हैं और वहीं उसके अलावा जो बाकी तमाम कामकाज भी उनके पास में होते हैं। सदन की बैठकों के एजेंडे तय करना, कानून मर्यादा पालन करना, और वहीं पर जो ध्वनि मत है, विश्वास मत है, उन पर भी निर्णय लेने का अधिकार स्पीकर के पास में होता है। तो एक भी चुनाव नहीं हारे ओम बिरला, ये उनके नाम रिकॉर्ड है। 2014 में पहली बार सांसद बने थे, उसके बाद 2019 में सांसद बने, तीसरी बार सांसद बनकर पहुंचे अब 2024 में। और जब से विधायक बने तब से वो कोई चुनाव नहीं आ रहे हैं। पिछली बार लोकसभा स्पीकर थे और अगर इस बार भी बनते तो लगातार दूसरी बार स्पीकर बनने का रिकॉर्ड भी वो बनाएंगे। 2003 से लगातार हर चुनाव जीतते आए हैं। भले उनके पास संसदीय अनुभव लंबा नहीं है, पर उन्होंने छाप बड़ी छोड़ी है। सांसद के सुरेश जो है कांग्रेस के उम्मीदवार, अब विपक्ष के हैं, वो 8 बार के सांसद है। कोडिकुन्नल नरेश जो तिरुवनंतपुरम की लोकसभा सीट से आते हैं और लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सांसद माने जाते हैं। 27 साल की उम्र पहली बार सांसद बने थे। तो जोर आजमाइश भी एक तरह से देखने को मिलेगी। स्पीकर के चुनाव के बहाने पक्ष विपक्ष के बीच में, विपक्ष के पास उतना संख्या बल नहीं है, फिर भी उम्मीदवार उन्होंने उतारा है। विपक्ष के पास सहयोगियों के साथ बीजेपी के पास एकजुटता दिखाने का मौका है। बहुमत के हिसाब से ओम बिरला का बनना, स्पीकर बनना तय है। और विपक्ष का मकसद जो है सियासी मकसद है, जो देखना चाहती है बीजेपी का एक तरह से परीक्षण भी होगा फ्लोर पर। तो गेस्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र धाबाई बीजेपी स्पोक्सपर्सन हमारे साथ में मौजूद होंगे, और वहीं भीमराज जाखड़ कांग्रेस से हमारे साथ में जुड़े। हेमंत भाई गोयल पॉलिटिकल एनालिस्ट और तनुज दीक्षित कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट हमारे साथ। चारों मेहमान जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी, पहला सवाल आप ही से मेरा होगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह ने खड़गे को फोन किया, स्पीकर के लिए समर्थन मांगा, पूरे विपक्ष ने कहा समर्थन देंगे, लेकिन परंपरा के हिसाब से डेप्यूटी स्पीकर उन्हें दिया जाए, और यहीं से बात बिगड़ना शुरू हो गई। आपके यहां से कोई जवाब नहीं आया। कांग्रेस कह रही है कि आपकी वजह से अभी चुनाव हो रहा है, उम्मीदवार उतारना पड़ा है। मनीष जी, देखिए, भारत के संविधान में अनुच्छेद 93 में स्पीकर के अपॉइंटमेंट की बात कही गई है, और 93 से लेकर 101 तक उनकी कार्यशक्तियां और किस तरह से काम होंगे, सचिवालय क्या रहेगा संसद का, उन सब के बारे में चर्चा की गई है। और हम चाहते थे कि विपक्ष के साथ सर्वसहमति से स्पीकर का चुनाव हो, क्योंकि एक संवैधानिक पद है, व्यवस्था देने का पद है संसद में। और अब तक जो परिपाटी चली आई है 60 सालों से, तो उसमें आपने देखा होगा कि सर्वसम्मति से ही अध्यक्ष का चुनाव अब तक होता आया है।
वैसे अगर इतिहास में जाएं तो 2 बार पहले अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो चुके हैं। अब विपक्षी पार्टियां अगर कोई शर्त लगा के या शर्त के तहत अगर वो कोई अपनी मांग मनवाना चाहते हैं तो वो उनकी सोच है। बाकी हमारे शीर्ष नेताओं ने उनसे चर्चा की है, माननीय राजनाथ सिंह जी ने, माननीय अमित शाह जी ने, और तमाम जो विपक्ष के राजनीतिक दलों के नेता हैं उनसे चर्चा करी। इस सर्वसहमति से बने तो बहुत अच्छा है। अगर वो नहीं सहमत होते हैं तो निश्चित तौर पर आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी और इंडी अलायंस ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। के सुरेश जी, ओम बिरला जी जो एनडीए के प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ। तो ये जानते हैं फ्लोर पे हम जीत नहीं सकते, लेकिन ये खुश होने का एक उनका अच्छा बहाना है, क्योंकि 10 साल बाद शायद विपक्ष या कांग्रेस पार्टी इसलिए खुश हो रही है कि हमको विपक्ष का दर्जा मिल रहा है, या इसलिए खुश हो रही है कि हम 99 सीट लेकर आए हैं, सबसे ग्रैंडेस्ट ओल्ड पार्टी है भारत की, और अब हमारा इंप्रूवमेंट होने लगा है। 44 से 52 आए, 52 से 99 आए, तो खुश होने के लिए ये ख्याल गालिब अच्छा है। और आप जानते हैं पूरा ये फ्लोर मैनेजमेंट है, किसके पास क्या संख्या है, उस संख्या के आधार पर ही वोट पड़ते हैं और वहां स्पीकर चुना जाता है। और आपने देखा होगा किस तरह से इंडी अलायंस के घटक टीएमसी के सांसद अभिषेक बैनर्जी कहते हैं कि हमसे कोई चर्चा नहीं करी गई, राय मशवरा नहीं किया गया, एक तरफा फैसला लिया गया। तो ये इंडी अलायंस का काम है जिसमें हम नहीं जाना चाहते, लेकिन हम जो एनडीए की सरकार है वो चाहती है कि सर्वसहमति से बने और जो परिपाटी चली आ रही है हम उसको यथावत रखें। क्योंकि शायद प्रथम जो लोकसभा स्पीकर थे मावल लंकर जी, उस समय भी चुनाव हुए थे, उसके बाद भी एक बार चुनाव हुए। तो हमारी कोशिशें पूरी रही, लेकिन अगर इंडी अलायंस और विपक्ष को खुशी मिलती है कि हम अब 234 पर आ गए हैं सारी 26 दल मिलके, जबकि भारतीय जनता पार्टी अकेले 240 सीटों पर लोकसभा चुनाव जीती है, तो उनका खुश होना स्वाभाविक है। और मैं तो उनको बधाई देता हूं कि आपको 10 साल बाद विपक्ष का दर्जा मिलने जा रहा है। ठीक है दवाई साहब, आपने सहमति की बात की, सहमति पर जोर जब से सरकार बनी खुद प्राइम मिनिस्टर ने दिया, लेकिन उस सहमति पर भी सवाल है। मैं आपके पास लौटूंगा, भीमराव जाखड़ का रुख कर लेते हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। भीमराव जी, सदन में नंबर्स चाहिए होते हैं जो आपके पास नहीं है, ये बात किसी से छिपी नहीं है, आपको भी मालूम है। जनादेश आपको मिला है विपक्ष में बैठने का, फिर कैसे आपका स्पीकर बनेगा? हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे? हॉर्स ट्रेडिंग नहीं मनीष जी, मेरी बात सुनिए। अभी मेरे मित्र भी कह रहे थे परिपाटी शब्द का इन्होंने यूज किया था। हाँ। जो परिपाटी चली आ रही है उसके अंदर जो डिप्टी स्पीकर का पद होता है वो विपक्ष के पास होता है। और इन्होंने यही कहा, ये कह रहे हैं अमित शाह जी ने बात का जो जिम्मा है एनडीए गठबंधन ने राजनाथ सिंह जी को सौंपा गया है। राजनाथ सिंह जी ने खड़गे साहब से बात की तो खड़गे साहब ने कहा हम आपके बात का समर्थन करते हैं, पर डिप्टी स्पीकर का पद आप विपक्ष को दीजिए। तो बोले हम कॉल करेंगे, उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। जवाब नहीं आया तो परिपाटी वो वही भी। अब कल लोकसभा स्पीकर का चुनाव होना तो नामुमकिन बात है कि इसके अंदर इंडिया गठबंधन की तरफ से के सुरेश का नाम भेजा गया। जब इनको आप परिपाटी की बात करते हैं तो परिपाटी के हिसाब से आप डिप्टी स्पीकर का पद क्यों नहीं दे देते? मेरे मित्र कह रहे थे कि खुश हो रहे हैं, खुश नहीं हो रहे हैं, हम अपनी जगह सही हैं, आप परिपाटी निभाइए। परिपाटी बीजेपी और इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन तोड़ने जा रहा है। जब पीयूष गोयल कहते हैं कि स्पीकर किसी सत्तारूढ़ पार्टी के व विपक्ष का नहीं तो पूरे सदन का होता है, तो ये सही बात है, सदन का होता है, पर आप उसकी परंपरा कहाँ निभा रहे हो? परंपरा तो खुद बीजेपी तोड़ रही है, और बीजेपी तोड़ रही है तो जब आप देखिए जब तोड़ेगी तो नामांकन उसके लिए नॉमिनेशन के लिए फाइल करना जरूरी होगा, वो किया है। और जबकि प्रोटेम स्पीकर के लिए भी कहा था क्या जो सीनियर लीडर होता है, सांसद होता है, उसका आप नाम दे दीजिए प्रोटेम, उसीलिए नहीं, चलो कोई बात नहीं, वो तो हो गया। प्रोटेम स्पीकर ने भर्तृहरि मेहताब को बनाया। अब बात यहाँ बनती है कि जब अभी भी कह रहे थे हमारा है, तो जब एक बात बताइए कि जब टीडीपी और आरजेडी कह रही थी कि आप स्पीकर का पद हमें दीजिए, जब इनके अंदर फूट है, जब इन्होंने माना नहीं उस बात को, तब नहीं अभी जो सामने उस पर ही बात कर सकते हैं भीमराव जी। एक सेकंड, इंडिया गठबंधन कह रहा था कि आप उनको दे दीजिए, हम सहमत है। इन्होंने अपने भी जो साथी राजनीतिक दल थे उनको नहीं दिया इन्होंने, उनको पर विश्वास नहीं था। तो इसलिए कह रहे हैं कि फूट इनके खुद के अंदर है। अब देखने वाली बात ये है कि कल जो वोटिंग होगी फ्लोर पे, उससे पता चलेगा कि होता है क्या। और इसी के बाद
आपको बता देता हूं मैं कि पहला जब था जो जीवी मावलकर बने थे तब चुनाव हुए थे, उनके सामने शंकर शांतराम मौर्य चुनाव लड़े थे। उसके बाद एक बार और चुनाव हुए, बाकी पक्ष और विपक्ष सरकारें किसी की रही हो, क्योंकि ये संवैधानिक पद होता है, ये किसी राजनीति का नहीं होता। बट इसलिए अब आज के दिन इस चीज की जरूरत पड़ी है, और डिप्टी जब बात कर ली तो बात में खुद रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। अब नाच न जानू आंगन टेढ़ा, विपक्ष पे आरोप लगा रहे तो आरोप आप राजनाथ सिंह जी से पूछिएगा, वापस कॉल कर रहे तो कॉल उन्होंने नहीं किया, तो फिर बात उनकी तरफ से पेंडिंग रही। भीमराज जी, एक सवाल है, परंपरा की आप बात कर रहे थे, आपको नहीं लगता कि परंपरा स्पीकर का जो पद है वो सत्ता पक्ष के पास रहा है, पहले आपको उस परंपरा का साथ देना चाहिए था? आपकी बात में और क्या कह रहे हैं हम लोग, स्पीकर का पद सत्ता पक्ष के पास होता है और डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष के पास होता है, ये परंपरा है। तो खड़गे साहब ने और क्या कहा, बोले आप डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दे दीजिए, हम इस बात पे आपकी स्पीकर पे, आप हमारी डिप्टी स्पीकर पे सहमत हो जाइए, अपने कोई दिक्कत नहीं है। तो परंपरा तोड़ी किसने? तोड़ी एनडीए ने, और राजनाथ सिंह जी से बात हुई है, इस बात का जिक्र किया तो उनका वापस रिप्लाई नहीं आता। इस बात को क्या समझेंगे? जब परंपरा निभाने की परंपरा तोड़ बीजेपी रही है तो आरोप लगाने से थोड़ी होता है। और ये कह रहे हैं नंबर कम है, तो नंबर कम है तो मैदान थोड़ी छोड़ देंगे, मैदान नहीं छोड़ा जाता है मेरे मित्र, मैदान में जंग योद्धा रण लड़ते ही आए हैं और लड़ते रहेंगे, चिंता मत कीजिए। तो आप हारने के लिए लड़ेंगे कि आपके उम्मीदवार? क्यों हारने के लिए क्यों लड़ेंगे, हम जीतने के लिए लड़े सर, हारने के लिए। मनीष जी ऐसा नहीं है, आप भी पहले बार में आपने वहां से भीमराज जी वहां नंबर तय है, वहां नंबर तय है, सदन में नंबर तय है। मनीष जी प्लीज, आपने पहले भी स्टार्टिंग ये कहा, बोले उनका जीतना तय है। जब चुनाव होता है एंकर का ये रोल नहीं होता कि वो कहे कि इनका जीतना तय है। नहीं, मैं नंबर्स की, मैं फैक्ट्स पर बात कर रहा हूं भीमराज जी। 293 उनका नंबर है, एक नंबर है, आपकी बात से सहमत है, पर एक चीज देखिए, जब इनके अंदर खुद बीजेपी का नहीं है 293, उसके अंदर फूट है, वो कल पता चलेगा। कल आप कहिएगा ये जीत गए, पहले आप कोई घोषणा मत कीजिए। नहीं, मैं घोषणा नहीं कर रहा हूं, मैं फैक्ट्स पर बात कर रहा हूं, मैं फैक्ट्स पर बात। अच्छा, आप एक मिनट, मैं बिल्कुल फैक्ट कह रहा हूं, मेरी बात में फर्क मिले तो आप कह सकते हैं, मैं कह रहा हूं आप अपनी रिकॉर्डिंग चेक कर लें। आप एक काम कीजिए भीमराज जी, आप मुझे बता दीजिए आपके पास क्या नंबर है? आपके पास 272 का फिगर है? नंबर की बात सुनिए, हमारे पास नंबर होते हैं, हम सरकार में होते हैं। आज हमें तो खुद ही मान रहे हैं आपके पास नंबर होते हैं, सरकार में होते हैं। विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, पर जब स्पीकर का चुनाव हो रहा है और कोई भी चुनाव हो रहा हो, जब आप ये नहीं कह सकते जो नॉमिनेशन फाइल हो बोले इनका जीतना तय है, आप तो पहले ही घोषणा करने लगे। मैं नंबर्स पर बात कर रहा हूं भाई, मैं नंबर्स पर बात कर रहा हूं। उनके पास बहुमत है, उनके पास बहुमत है। अगर सदन में नंबर पे मनीष जी आपकी बात सही है, मैं उसी पर बात कर रहा हूं भीमराज जी, मैं उसी पर बात कर रहा हूं, मैं फैक्ट्स पर ही बात कर रहा हूं, मेरे मन से बात नहीं कर रहा हूं। मैं यहाँ कल वोटिंग होगी तब पता चलेगा। मैं कोई लोकसभा चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं कि एक्स पार्टी का जीतना तय और वाई का हारना तय। मैं नंबर्स पर बात कर रहा हूं, उस पर ही बात की जा रही है। तनुज दीक्षित हमारे साथ खुद कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट मौजूद हैं। तनुज, आपने दोनों पक्ष को सुना। विपक्ष कह रहा है कि परंपरा है डेप्यूटी स्पीकर का पद इनके पास रहे, ऐसी कोई परंपरा है संविधान में? देखिए, सबसे पहले स्पीकर का जो पद है उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से समझे तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है लोअर हाउस का, वो स्पीकर का पद है। वहीं हम डेप्यूटी स्पीकर की बात करें तो आर्टिकल 93 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बोलता है कि जो सदन में सदस्य हैं उनको 2 पोस्ट पर अपने एक तो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों संवैधानिक पद है, और दोनों पर अपने चुनाव करा करके भी और या खुद से भी डायरेक्टली चूज करके दोनों पद के लिए जो दावेदार है वो चुन सकते हैं, जो सदन के सदस्य हैं जी। तो ये संवैधानिक पद है, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर दोनों एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है एज पर द आर्टिकल 93। देखिए, अभी तक की जो हम चीजें समझ रहे हैं, अगर बात डेप्यूटी स्पीकर को लेकर के ही इतनी हुई है तो मैं ये भी एक जानकारी दे दूं, जहां कहीं पे भी इंडी अलायंस या अदर पार्टीज की जो गवर्नमेंट है, चाहे वेस्ट बंगाल का तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे केरला का एलडीएफ हो, या तमिलनाडु का डीएमके हो, चाहे दिल्ली की आप हो, कहीं पे भी अभी तक जो है डेप्यूटी स्पीकर का पद इन्होंने विधानसभा तक में नहीं किसी को लेने दिया। लेकिन जब खुद की बारी आती है, लोकसभा में विपक्ष की बारी आती है, तो निश्चित रूप से वहां पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन भी याद आता है और चुनाव की बातें भी होती है और चुनाव भी होने जा रहा है। और भारत के इतिहास में ये पहली बार है जब लोकसभा के अंदर, सदन के अंदर लोकसभा स्पीकर के लिए शायद चुनाव होने जा रहे हैं। नहीं तनुज, ये तीसरी बार बताया जा रहा है कि शायद तीसरी दफा चुनाव, 72 साल के इतिहास में जी ये बताया जा रहा है कि तीसरी दफा चुनाव होगा ये चुनाव। लेकिन जो लोकसभा स्पीकर के लिए ये तो पहली बार ही होगा। नहीं, ये कहा जा रहा है कि 1952 में भी चुनाव हुआ, 76 में भी चुनाव हुआ और अब तीसरी बार चुनाव होगा।
नहीं नहीं नहीं, ये लोकसभा स्पीकर का जो पद है इसके लिए तो देश में पहली बार ही मेरे हिसाब से वोटिंग होगी और पहली बार इसका चुनाव किया जा रहा है। इसके पहले चुनाव होते थे पर वो सदन के सदस्यों की स्वीकृति से चुनाव होते थे। निश्चित रूप से सन 1952 में जब पहली बार जीवी मालवंकर जो है पहले लोकसभा अध्यक्ष बने थे, तब से निश्चित रूप से सभी चयन होकर के ही आते हैं। लेकिन बाय इलेक्शन जिस तरीके से वोटिंग होगी और 293 सीट 293 सीट्स जो है एनडीए के पास में है और 233 सीट जो है विपक्ष के पास, इंडिया अलायंस के पास में और अदर्स मिलाकर के भी हम देखेंगे तो निश्चित रूप से ये जो इलेक्शन है इसमें पूर्ण बहुमत विपक्ष के पास में नहीं होने के बावजूद भी के सुरेश को अपना लोकसभा स्पीकर के लिए दावेदार बनाया है। तो ये बड़ा रोचक होगा। कल जैसे वोटिंग डे है तो कल पता पड़ेगा किस तरीके से इलेक्शंस होते हैं और क्या चीजें इसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, मैं हेमंत भाई गोयल आपको लेकर आना चाहूंगा इस डिबेट में। क्या कांग्रेस फ्लोर पर बीजेपी की एकजुटता चेक करना चाहती है इस स्पीकर के चुनाव के जरिए, क्योंकि परीक्षा उसकी खुद की भी होगी। अगर सुरेश हारते हैं तो किरकिरी विपक्ष की भी होगी और संसद का बेशकीमती समय संसाधन खराब करने का आरोप भी लगेगा। आप कैसे देखते हैं? क्योंकि भीमराज तो कह रहे हैं कि आप पहले मत कहिए कि वो जीत गए हैं, हम भी जीत सकते हैं। देखिए मनीष जी, कांग्रेस के लोग एनडीए के एकजुटता की बात कर रहे हैं, वो खुद एकजुट नहीं है। ममता बनर्जी की पार्टी ने ऑब्जेक्शन कर दिया कि आपने, कांग्रेस ने प्रत्याशी कैसे तय कर दिया स्पीकर पद के लिए, हमसे तो कोई चर्चा ही नहीं करी। तो इनके खुद के इंडी गठबंधन में एक राय नहीं है, ये पर दूसरे पर कैसे उंगली उठा सकते हैं? और मैं इसको एक और तरीके से देखता हूं। देखिए, अब हमें कांग्रेस का जो माइंड सेट है वो पूरी तरह से नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के मित्रों ने, कांग्रेस के नेताओं ने संविधान की दुहाई देकर, संविधान पर विराजमान होकर, संविधान पर बैठकर अपनी स्थिति मजबूत की, आज वो लोकतंत्र को कमजोर बताते हैं, संविधान को खतरे में बताते हैं और जिस तरह का भ्रम फैलाकर। और देखिए, ऐसा कभी नहीं हुआ देश के इतिहास में कि संसद के पहले सत्र में 18वीं संसद के पहले सत्र में पहले दिन और जब शपथ ग्रहण हो रहा है सांसदों का, तब वहां पर हल्ला हो, हुटिंग हो, नारेबाजी हो। ऐसा असंसदीय व्यवहार विपक्ष का कभी नहीं देखा गया। तो जिस तरह से कांग्रेस के लोग और एनडीए गठबंधन के लोग इस संसदीय परंपराओं को तार तार करना चाहते हैं और जिस दिशा में वो ले जाना चाहते हैं, क्योंकि स्पीकर की पद की बात तो दूर, वो इसमें प्रोटेम स्पीकर के पद को लेकर जिस तरह से उन्होंने बातें करी और राष्ट्रपति के द्वारा कांग्रेस के दिन 3 सांसदों को नामित किया गया प्रोटेम स्पीकर के लिए, उनकी भी वो उन्होंने शपथ नहीं ली। तो जिस तरह का वो माहौल देश में पैदा करना चाहते हैं, अच्छा, संविधान की आप दुहाई देना चाहते हैं, क्या संविधान आपको इस बात की इजाजत देता है क्या कि आप आम राय पर काम नहीं करें, आप संसद को बाधित करें? अरे संसद के चलने पर कितना पैसा देश का खर्च होता है। अरे देश के लोगों ने आपको इसलिए मजबूत विपक्ष की भूमिका दी है कि आप उनके मुद्दों की बात करें, संसद को चलने दें। आप बेवजह संसद को बाधित करके और क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या अभी भी आप संविधान की दुहाई देकर इस तरह आगे चलते रहेंगे क्या? और आप एक तरफ संविधान की दुहाई देते हैं, दूसरी तरफ ओवैसी फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, उनको भारत माता उनको नहीं याद आती। और कोई कांग्रेस के मित्र, कोई राहुल गांधी क्यों नहीं इस बात पर ऑब्जेक्शन करते हैं? तो किस तरह की ये बात करना चाहते हैं? अब साफ जाहिर है कि स्पीकर का पद तो बीजेपी के पास रहेगा, नंबर गेम उनके साथ है, नंबर उनके साथ है। लेकिन अब इनके पेट में मरोड़ा इसलिए पड़ रहा है क्योंकि तमाम कांग्रेस के नेता, तमाम विपक्ष के नेता भ्रष्टाचार के आरोपों में जड़े हुए हैं और उनको डर लग रहा है कि अब उनके खिलाफ कार्रवाई होने शुरू हो जाएगी। तो जिस तरह का माहौल वो खड़ा करना चाहते हैं, जिस तरह से वो देश को अस्थिर करना चाहते हैं, जिस तरह के हालात बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि जिस तरह के हालात, क्योंकि आप देखिए ना मनीष जी, आप डिप्टी स्पीकर की पद की बात कर रहे हैं, आप पहले स्पीकर का चुनाव तो होने दीजिए ना, आम राय आप कायम कीजिए ना। आप ये संदेश देते कि हाँ साहब, हमने स्पीकर का पद आम राय से हमने कर दिया, हमने निर्विरोध चुनाव करवा दिया। अब ये बीजेपी की, एनडीए की ये नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि वो हमको डिप्टी स्पीकर का पद में ऑफर करे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने तो पहले ही संसद को बाधित करने का काम शुरू कर दिया। और जिस तरह का माहौल वो बना रहे हैं वो निश्चित रूप से अनफॉर्चुनेट है
ये बिल्कुल भी ठीक है। संविधान के तहत, संविधान की मंशा के तहत तो नहीं माना जा सकता। ये संविधान की दुहाई देकर संविधान को तार तार करने का काम कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये देश देख रहा है, ठीक अच्छी है, तरह से देख रहा है। ठीक है भीमराज जी, आप अब मैं लेकर आ रहा हूं आप ही को, मैं आप ही के पास आने वाला था। एक मिनट बीच में बोलना चाहूंगा। नहीं मैं आप ही के पास, आपको राजनीतिक विश्लेषण भीमराज जी मैं आप ही के पास आ रहा हूं भाई। मनीष जी, इस तरह की डिबेट नहीं होती। मनीष जी, यही तो है। अहमद भाई को मैं जानता हूँ, भीमराज जी, भीमराज जी, बीजेपी का प्रवक्ता दो बुला लीजिए, हमारे को दिक्कत नहीं आती इस चीज से, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। आप ये जैसे आपने विधि विशेषज्ञ बुलाया इनको, तनुज जी को, इन्होंने बहुत अच्छी बात की, अच्छी तरीके से बात सारी। अरे भाई सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं, मेरा सवाल भी ले लीजिए। मेरा भीमराज जी आपसे सवाल ये है, सुनिए मनीष जी, अहमद भाई जी हमेशा बीजेपी की तरह काम करते हैं और बीजेपी के लिए ये क्या बात हुई कि जो आपको कई बार डिबेट में शैलेंद्र दाबाई जी, आप जेनरिक स्टेटमेंट मत दीजिए भीमराज जी, आप बहुत इस तरह के स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि वो बीजेपी के लिए काम करते हैं। वो यहाँ चुनाव में विश्लेषण करते रहे हैं, आप ये इतना स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि बीजेपी के लिए काम करते हैं। दो बुला लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो प्रवक्ता बुला लीजिए, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि राजनीतिक विश्लेषण अहमद भाई आते हैं तो आप इनसे पूछिए कि आपने इन संविधान के तौर पे जो बातें होनी चाहिए स्पीकर के लिए वो क्या की। इससे बढ़िया शैलेंद्र दाबाई जी ने बताया भीमराज जी आप जबरदस्ती कहीं और लेकर जा रहे हैं इस बहस को। मैं आप ही के पास सवाल के लिए आ रहा था, इतना ही है। आप फिर आपसे पास नहीं पूछेंगे, आप कहेंगे समय नहीं दे रहे। इस तरह डिबेट नहीं होती है, डिबेट आप करवाते हो राजनीतिक विश्लेषक बुलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई वो राजनीतिक विश्लेषक, अब आप थोड़ी तय करेंगे कि कौन सा आदमी क्या टैग लेकर के आ रहा है, लेकिन आप ये बताइए। एक मिनट मनीष जी, आप इनसे ये पूछिए कि राजनीतिक विश्लेषक किस तरह डिबेट करते हैं, इस तरह नहीं करते। वो आप अलग से बात कीजिएगा। मैं सिर्फ पूछिए, मैं एक बात पूछिए भीमराज जी, आप हैकल मत कीजिए, आप सवाल ले लीजिए ना। डिबेट नहीं होती है भीमराज जी, आप सवाल ले लीजिए, आप सवाल ले लीजिए। हमें पता है, हम आपको अच्छी तरह जानते हैं, आप आरएसएस से या बीजेपी से जुड़े हुए, आप उन्हीं की बात करोगे। आप डिबेट में पहले भी आए नहीं, वो यहाँ पर ये उचित नहीं है, ये भीमराज। तो इसलिए भीमराज जी ये आपकी बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए यहाँ पर किसी को लेबल करने के लिए नहीं है। आप गलत आरोप लगा रहे हैं सर जी। आप क्यों नहीं लेबल के, क्या बात बताइए। जो राजनीतिक विशेषज्ञ बात कहेंगे, जो वन साइडेड बात कहेंगे, इन्होंने आज तक बताइए आज तक कैसे चुनाव हो जाता है। अरे भाई भीमराज जी, आप सवाल ले लीजिए ना। सवाल ले रहा हूं मैं। आप सवाल लीजिए, आप सवाल लीजिए। बात बताइए, आप सवाल सुनिए। मेरा सवाल ये है आपसे, मैं कह रहा हूं कि पेट में मरोड़ा होना आपसे मेरा सवाल ये है, आपसे मेरा सवाल, शब्द वापिस लीजिए, इस तरह डिबेट नहीं होती। मेरा सवाल आपसे ये है बहुत सीधा सा, अगर आप जवाब देना चाहें, आपकी मर्जी, ना दें आप नहीं। जवाब हम दे रहे हैं, हम जवाब दे दिया। क्या हिम्मत भाई को ये कहना है बीजेपी के प्रवक्ता बन गया चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, हमेशा भी ये काम करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है वो यहाँ पर बतौर विश्लेषक ही बैठे हैं और बात रख रहे हैं। हमें पता है अच्छी तरह, आरएसएस के एजेंट है। आप ऐसे लेबल मत कीजिए, यहाँ शो पर मत कीजिए, एंटीनेगेटिव मत कीजिए कि आप लेबल लगाएं। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बीजेपी के स्पोक्सपर्सन हैं हमारे पास बात करने के लिए। आप मेरा सवाल ये सुनिए। भाई जी आए थे, हमने कोई दिक्कत नहीं है। भीमराज जी, आप समय जाया कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे के लिए हमने ऑब्जेक्शन है, इसका हम ऑब्जेक्शन बिल्कुल कहेंगे। मेरा सवाल आपसे ये भीमराज जी कि आप डेप्यूटी स्पीकर के लिए कह रहे हैं कि वो पद आपको दिए जाए, क्यों कांग्रेस को ही वो पद मिलना चाहिए? एआईडीएमके को मिला था 2014 में, क्यों ही आपको मिलना चाहिए? आप कह रहे हैं कि नहीं है, नहीं, आपने कहा कि हमें दिया जाए। एक सेकंड, नहीं, विपक्ष के लिए बोला गया, कांग्रेस नहीं। एक सेकंड, अभी स्पीकर के उम्मीदवार के तौर पर किसका कैंडिडेट है? कांग्रेस का कैंडिडेट है, जिस पर ममता बनर्जी ने आपत्ति जताई है। सबकी मेरी बात सुनिए, सबसे बात होने के बाद ही तय किया गया। सबसे सीनियर जो 8 बार के सांसद है, टीएमसी क्यों कह रही है? टीएमसी क्यों ऑब्जेक्ट कर रही है? टीएमसी के एक सांसद का ऑब्जेक्शन है, उनसे बात हो गई है, ऐसा कहीं प्रॉब्लम नहीं है विपक्ष और इंडिया गठबंधन के अंदर। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं, जो परंपरा थी, और इसी बात का परंपरा जिक्र शैलेंद्र जी ने किया, इसी बात का जिक्र हम कर रहे हैं कि जो परंपरा थी, और राजनाथ सिंह सीनियर लीडर, उन्होंने खड़गे जी से बात की, वो ये बात हम कह रहे हैं। और हेमंत जी की जहां तक बात है, हेमंत जी ने जो शब्दों का इस्तेमाल किया, उस शब्दों का विरोध करते हैं और इनको शब्दों ठीक है, आप उस सवाल का जवाब नहीं देंगे। और मैं आखिर में तनु काम नहीं करना चाहिए शैलेंद्र इनको, हेमंत गोयल जी को। तनु मैं दाबाई साहब कुछ बोलना चाह रहे 30 सेकंड में। जी शैलेंद्र जी। स्पीकर पर भी पूरी भारत की जनता को पता है कि जो लगातार 7 बार सांसद चुनकर आए वो सीनियर होते हैं, या बीच बीच में 8 बार सांसद चुन के आए, ब्रेक लगाए, वो सीनियर होते हैं।
तो जो बात हेमंत जी कह रहे थे वो तथ्यात्मक बात कह रहे थे। इसमें कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट बताती है किस तरह से बौखलाहट नहीं है शैलेंद्र जी, बौखलाहट बिल्कुल नहीं है। बौखलाहट जी सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए ना, झूठ आपका यही पकड़ा जाता है। आप झूठ नहीं है, जिस बात पे ऐतराज हुआ है टीडीपी के और जेडीयू के नेता भी गए थे, देख लिया देखते हैं हम चुनाव होगा। अब बहुत ज्यादा समय बाकी है नहीं, निश्चित रूप से संसद में चुनाव होगा और देखने वाली बात होगी अब जिस तरह से बहुमत जो है वो एनडीए के पास में है और विपक्ष ने जो उम्मीदवार उतारा है। अब हालांकि भीमराव जाखड़ भले ही दावा कर रहे हो कि हम भी जीत सकते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हमेशा जो संसदीय लोकतंत्र में कम से कम नंबर बड़े मायने रखते हैं और वही देखने वाली बात अब लोकसभा में भी होगी। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमान हमारे साथ जुड़े। तो उस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।